So guys, today we are going to start the next topic, chapter 2. सेकेंड टॉपिक है एग्रीकल्चर। आज हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का और इसमें से क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है, आता ही आता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 3 मार्क्स में आ जाएगा, लॉन्ग में आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है पर आएगा जरूर। और कहाँ से आएगा ये भी कन्फर्म नहीं है, आगे बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे 1950 से लेके 1990 के बीच में इंडिया में क्या हालात है। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर बहुत लो था, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, लोग 85% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो 1950 में आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1990 तक एग्रीकल्चर में क्या क्या इस 40 साल के फेज में, ये तो है नहीं कि 40 साल में एग्रीकल्चर एक जैसा ही रहा होगा, इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है और नीचे भी जा सकता है। तो देखना पड़ेगा कि 40 साल में इम्प्रूवमेंट हुई थी कि डिग्रेड हुआ था। तो सबसे पहली चीज जो इसमें आएगी वो आएगी फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बुक में फीचर्स और प्रॉब्लम्स लिखी है, हम इसको प्रॉब्लम्स ही कंसिडर करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसको मैं ए पार्ट दे देता हूँ। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बुक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में आता है सबसे पहली बात, तो हम अभी आज़ाद हुए थे और पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी। तो ये पॉइंट पिछले चैप्टर वाला ही कंटिन्यू हो गया कि आज़ादी के बाद से प्रोडक्टिविटी हमारे देश की इंक्रीज या इम्प्रूव नहीं हुई थी। अब प्रोडक्टिविटी से मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन कम थी। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है और प्रोडक्शन अलग चीज़ है। प्रोडक्टिविटी का होता है कि पर कैपिटा कितना आप बना सकते हो, या आपकी जो सॉइल है वो कितनी अच्छी है, कितनी फर्टाइल है। तो सॉइल अगर अच्छी फर्टाइल होगी तो ग्रेन्स भी अच्छी उगेंगी, क्रॉप्स भी अच्छे उगेंगे। तो हमारी सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं थी। क्यों फर्टाइल नहीं थी, हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स की कमी थी और केमिकल फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए जो किसान थे वो अवेयर नहीं थे, अनपढ़ थे, तो उनको इस बारे में पता नहीं था। तीसरा हमने पढ़ा था कि सीड्स कम थे, अच्छे वैरायटी के सीड्स कम थे और अवेयरनेस, ऑब्वियस बात है अवेयरनेस भी कम थी। चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इरिगेशन की जो ट्यूबवेल से इरिगेशन फैसिलिटीज वो बहुत खराब थी। तो ये बहुत सारी चीजें थी, जो सॉइल हमारी बहुत कमजोर थी, मिट्टी हमारी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन से नहीं आता। तो ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन अलग होता है, वो अलग आएगा प्रोडक्टिविटी का। कई बच्चे, ये मेरे को इसलिए बताना पड़ा, कई बच्चे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में कंफ्यूज होके प्रोडक्शन का आंसर प्रोडक्टिविटी में लिखाते हैं और प्रोडक्टिविटी का आंसर प्रोडक्शन में। आपने ऐसा नहीं करना। प्रोडक्शन होती है जीडीपी कि एक्चुअली कितना बन गया, और प्रोडक्टिविटी होती है कि उसकी फर्टाइल कितनी फर्टाइल है, वो फर्टिलिटी, ठीक है ना, कितने वो उगा सकती है। तो ये बहुत लो थी क्योंकि इंडिया एक स्टैग्नेंट कंट्री थी और लोगों में अवेयरनेस कम थी। सेकंड पॉइंट था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग को पता है बेरोजगारी की, लोगों के पास काम नहीं है करने को। डिसगाइज्ड वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। अब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे मेरा एक फार्म है, मेरे फार्म में मेरे को जरूरत है, मेरा खेत है, मेरे को जरूरत है उसमें 5 बंदों की काम करने की, ठीक है, 5 बंदे काम करने के लिए चाहिए। तो मैं ये 5 बंदे लेबर के तौर पे रख सकता हूँ। मान लो एक मैं खुद हो गया और 4 मैंने लेबर रख ली, ठीक है। अब होता क्या था कि जब फैमिली में सब लोग अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास काम नहीं करने को, बेरोजगारी बहुत फैली हुई थी। अगर मेरी फैमिली के अंदर 8 बंदे हैं और यहाँ चाहिए 5, हम 8 के 8 यहाँ पे लगे, काम तो है नहीं। तो कहने को तो हम लोग 8 बंदे काम कर रहे हैं, हमसे क्यों पूछेगा जी आपके घर में कितने लोग हैं, 8, कितने काम करते हैं जी, 8 के 8। तो बहुत अच्छी बात है, सारे काम पे लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरत 5 की है, तो जो 3 बंदे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर ये 3 बंदे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई और अपनी दुकान खोल लेते हैं तो इनको एक्स्ट्रा इनकम ला सकते हैं कि यहाँ तो 5 की जरूरत है और घुसे हुए 8, तो ये 3 बंदे एक्स्ट्रा इनकम लेके आ सकते हैं ना बाहर से। तो हमारी जो फैमिली इनकम है वो बढ़ सकती है, लेकिन वो फैमिली इनकम बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम सारे के सारे यहाँ पे लगे, क्योंकि देश में काम ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो 3 बंदे या एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, कि ये, इसको हम बेरोजगारी मानेंगे
इसको हम ये नहीं बोलते कि इनके पास ये 3 बंदों के पास काम है, ये बेरोजगार है जी। क्यों? क्योंकि ये जरूरत है नहीं, फालतू का वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था फैक्ट्रियां कम थी और लोगों के पास काम था नहीं, खाने को पैसे नहीं थे, तो लोग गांव में आ गए। ये हमने पिछले चैप्टर में कवर किया है। और अपने खेतों में घुस गए काम करने के लिए। तो जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर पे भार बहुत पड़ गया, बर्डन बहुत बढ़ गया, लोग बहुत बढ़ गए। तो उससे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी जरूरत थी उससे फालतू लोग वहां पे आ गए और वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने बढ़ा दी। तीसरा है जी हाई डिपेंडेंसी ऑफ रेनफॉल। मैं पूरा पॉइंट नहीं लिखता यहाँ पे, आप लोग इसको खुद समझ लेना। रेनफॉल एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हर क्रॉप डिपेंड करता है। कई क्रॉप्स कहते हैं कि ज्यादा रेनफॉल हो, कई क्रॉप्स कहते हैं कि कम रेनफॉल हो, कई क्रॉप्स कहते हैं कि मीडियम रेनफॉल हो। तो रेनफॉल किसकी बात सुनती है? तो रेनफॉल तो अपने हिसाब से ही आएगी ना। तो ये डिपेंड करती है चीजें कि एग्रीकल्चर क्या था, रेनफॉल पर डिपेंड था। अब फार्मर्स डिपेंड लार्जली ऑन रेनफॉल। देयर वाज अ मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर दैट रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल। तो जिन इलाकों में कम से कम रेनफॉल होती थी उनकी डेवलपमेंट कम हुई क्योंकि उनके क्रॉप्स बेकार गए। जिनमें ज्यादा होती थी उनके क्रॉप्स अच्छे हुए। तो उस हिसाब से पूरे देश में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई। जिनके पास रेनफॉल अच्छी है उनके क्रॉप्स अच्छे हैं, जिनकी रेनफॉल बेकार है उनके क्रॉप्स बेकार है, अच्छी क्वालिटी के नहीं उगते। तो लोगों में अनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ गया कि कोई जो स्टेट्स हैं अमीर हो गई, कोई स्टेट्स गरीब हो गई। तो रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ये प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, और ये आज तक है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने क्रॉप उगाए और 6 महीने में बारिश होगी तो क्रॉप फसल अच्छी होगी, लेकिन बारिश होनी तो थी लेकिन बहुत भयंकर बारिश हो गई तो भी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, और या बारिश हुई ना, बहुत कम हुई तो भी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आज भी है, क्योंकि मानसून से हम कभी भी लड़ नहीं सकते। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये भी पॉइंट आप लोग के लिए नया है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा जो नाम मैं कह दूं इसको सेल्फ सफिशिएंसी कह दो, ये ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी कि जो लोग क्रॉप्स उगा रहे थे वो जितना भी क्रॉप्स अपने गांव में खपत कर रहे थे खुद ही। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब जितना भी क्रॉप्स उगाए, मान ले 1000 टन क्रॉप्स उगाए या वीट उगाई, तो ये सारी की सारी क्या कर ली, खुद ही खा लिए। कभी लोगों के मन में नहीं आया क्या यार हमारी तो जरूरत इतनी है नहीं, तो हम जितना हमको जरूरत है उतना रख के बाकी उसको बेच दे और पैसा कमाए। लोगों के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कभी। ना ऐसी अनाज मंडियां थी जैसे आजकल अनाज मंडियां होती है जो अनाज खरीदती हैं। तो देयर वाज आल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्यों? बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस और ट्रेड। तो लोग उतना ही, ये 1000 टन तो बनाएंगे ही नहीं, बुक कह रही है कि लोग उतना ही क्रॉप ग्रो करते थे जितना उनकी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जरूरत था। मान लो कि मेरे घर में अगर 10 रोटियों की रिक्वायरमेंट, मेरे घर में जितने लोग रहते हैं अगर 20 रोटियां खाते हैं तो मैं 20 रोटी ही उगा रहा हूं। मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे पास खेत है, मेरे पास मैं एक्स्ट्रा लोग हायर करके 20 की जगह पे 100 रोटियां बना सकता हूं, उगा सकता हूं खेतों में, लेकिन मैं 20 रोटी ही उगा रहा हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, रोटियां खेत में नहीं उगती। तो मेरा खेत में 100 रोटियां उगाने तक की कैपेसिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है। मैं लोग रख लूं, फर्टिलाइजर ले लूं, अपनी फर्टिलिटी बढ़ाऊं, अनाज पेस्टिसाइड डालूं, सब कुछ मतलब इम्प्रूव्ड जो मशीनरी है वो यूज करूं, बट मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 20 रोटी की, तो मैं 20 रोटी खा रहा हूं, उगा भी 20 रोटी रहा हूं। तो क्या मैं 100 उगाता, इसमें से 20 खा लेता और 80 मार्केट में बेच देता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम होती। लेकिन हम लोग की मेंटालिटी ऐसी नहीं थी एक्स्ट्रा इनकम वाली, हमने जितना खाना है उतना ही उगाते थे। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए। 5th पॉइंट आपके पास है जी, लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट आपके पास 5th पॉइंट आता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, नाम ही काफी है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेकार थी क्योंकि इंडिया में ग्रोथ नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, और बाहर से हम अभी 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 मस्त तो आजाद हुआ, बच्चा पैदा ही हुआ, आजाद ही तो हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा कि पहले अपनी वो सोचेगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत खराब थी, इसलिए एग्रीकल्चर भी बहुत
खराब था। हाँ ये है कि यहाँ से लेके 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश की थोड़ी तरक्की हुई, हम टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू की, बाहर से लानी शुरू की। लेकिन अभी हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि प्रॉब्लम्स थी क्या, तो प्रॉब्लम्स ये थी, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो हमने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम, तो उसमें लगता था लगान। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए कि टेनेंट्स हो गए जो रेंट पे, जो लेबर अपने काम, जो अपने ही खेतों में टेनेंट्स है, मतलब मेरा खेत है और मेरे को एज अ किराएदार काम करना पड़ता था। क्यों? मैं जितना भी फसल उगाऊंगा उसमें से मेजर पोर्शन मेरे को लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। है वो जमींदार लेकिन खेत मेरा है, लेकिन मैं अपने खेत में एक किराएदार हूँ और वो मेरे खेत का मालिक बन गया, क्योंकि मेरे को उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है। एक प्रॉब्लम ये थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि मान लो मेरा खेत है और फसल खराब हो गई, बारिश नहीं पड़ी, गर्मी ज्यादा पड़ गई, कुछ भी रीजन हुआ, फसल खराब हो गई। अब मेरे को नेक्स्ट ईयर खेती करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पास जाऊंगा, जो जमींदार होता है ना, इसके पास जाऊंगा, इससे क्या लूंगा, लोन लूंगा। क्योंकि मेरे को फसल खराब होगी, नेक्स्ट ईयर मेरे को बीज लेने के लिए, अपना सब सामान लेने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं इससे क्या करूंगा, लोन लूंगा, कुछ पैसे घर का कुछ गिरवी रखूंगा, सोना या कोई बर्तन गिरवी रखूंगा और इससे पैसे लेके आऊंगा और अपनी खेतों के लिए काम शुरू करूंगा। तो जब मैं इससे पैसे लूंगा तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा, बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट लेते थे ना, ये बहुत मोटी रकम लेते थे, बहुत ज्यादा। तो वो इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा बन जाता था कि मैं मसा ही इंटरेस्ट दे पाता था, और जो मूल मेरा प्रिंसिपल था, जितने मैंने पैसे यहाँ पे, ये प्रिंसिपल था मैंने लिया था और ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा होता था कि मैंने जितना भी अपनी क्रॉप्स उगाए हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो चला गया लगान में, जिसको हम वो कहते थे जमींदारी सिस्टम में, जिसको हम टैक्स देना पड़ता था, तो कुछ हिस्सा तो चला गया लगान में और बहुत मोटा हिस्सा चला गया इंटरेस्ट में। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल था, जितना मैंने लोन लिया था, ये वहीं का वहीं खड़ा रहता था, मैं ये प्रिंसिपल कभी चुका ही नहीं पाता था। फिर नेक्स्ट ईयर खेती हुई, फिर मेरे को लगान देना है, फिर मेरे को इंटरेस्ट देना है, तो ये प्रिंसिपल मैं चुका ही नहीं पाता था कि मेरे पास इतनी कोई क्रॉप भी ग्रो हो जाता है कि प्रिंसिपल भी दे दूं, इंटरेस्ट भी दे, लगान भी दे दूं। तो लगान इंटरेस्ट देने देते देते प्रिंसिपल मेरा क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, हर साल लोन लेता गया, प्रिंसिपल बढ़ता गया। एक दिन क्या हो गया, मैं अपनी ही फसल में, अपनी ही जमीन पे किराएदार बन के काम कर रहा हूँ, एज अ लेबर बन के काम कर रहा हूँ, और मेरी जमीन का मालिक कौन बन गया, जमींदार क्या बन गया, लैंडलॉर्ड। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे क्योंकि इंटरेस्ट और लोन के चक्कर बहुत पड़ा हुआ था। तो ये हमारे देश की जमींदारी सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, वरना बुक में तो मार्क है ही है, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके काम आ सकता है। ये टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर ऑफ, जो पॉलिसीज अब हमने पढ़ तो लेके एग्रीकल्चर बहुत कम था या मतलब बहुत खराब था, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी आई, प्राइम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर्स बने, तो सबसे ज्यादा भार, सबसे पहला जो हमारा फोकस था वो एग्रीकल्चर था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब थी और देश का 85% ऑफ लोग थे जो वो डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। तो सबने ही सोचा यार अगर एग्रीकल्चर ठीक किया जाएगा, अगर एग्रीकल्चर हमारा खेती बाड़ी सही होगी तो लोगों को काम मिलेगा, खाने को मिलेगा, देश में जो गरीबी है दूर होगी और भूखमरी मरेगी, जो लोग भूखे मरते हैं वो कम होगा। तो सबसे ज्यादा काम एग्रीकल्चर पे करना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज निकाली। पहली पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स, की जो लैंड है उसका हक जमींदार पे नहीं, जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो अपने खेत पे काम करता है, लैंड का हक उस पे है, और जो फसल उगती है उस पे होनी चाहिए। जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहिए और ओनरशिप और लैंडलॉर्ड को हटाना चाहिए। इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। और सेकंड है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बाद में पढ़ेंगे, ये भी डिटेल टॉपिक है पूरा का पूरा। अगर आज कवर हो पाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोशिश करते हैं कि आज ही हो जाए क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से लैंड रिफॉर्म से, कि लैंड रिफॉर्म्स में ऐसा क्या क्या, लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या, मतलब लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या देश में हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरी रेफर टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब है चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड। अभी सर हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसी की बात कर रहे हैं, इसी को लेके चलो आप।
चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड, की जो ओनरशिप थी पहले किसके नाम पे थी, लैंडलॉर्ड के, क्योंकि उसने बहुत सारा कर्जा दिया होता है इसको, जो लैंड में काम करता है, कह रहे इसको चेंज करो। तो लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली दो बातें हुई। पहली बात हुई एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी वो होता है जो बीच का बंदा होता है, जिसको विचोला कहते हैं, जिसको बीच का बंदा कहते हैं, जो इधर से उधर सामान पहुंचाता है। तो यहां पे इंटरमीडिएरी इतने साल से कौन था, जमींदार, जो किसान से टैक्स लेके राजा को, किंग को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाता था। तो कह रहे इसको खत्म कर दो। तो जो किसान होगा ना, जो फार्मर होगा, वो डायरेक्टली जो अपना टैक्स है वो गवर्नमेंट को देगा। किंग खत्म हो गए, ब्रिटिशर्स खत्म हो गए, तो इंडियन गवर्नमेंट है, कह रहा फार्मर अपना टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे, और ये टैक्स भी बहुत ज्यादा ना के बराबर है, समझ लो है ही नहीं। तो कह रहा है कि जो फार्मर है ना, खुद ही लैंडलॉर्ड है, लैंड ओनर बन जाएगा। इसका बीच का जमींदार खत्म कर देंगे, कि जो काम करेगा खेत में वो खेत का मालिक, जो फसल उगेगी वो सारी उसकी, वो चाहे खाए, वो चाहे आगे बेचे, वो चाहे दान में दे, वो चाहे कूड़े में फेंके, वो सब उसी का हक है। उसको जमींदार को, और जमींदार को आगे कुछ भी नहीं देना। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। चलो, एबोलिशन ऑफ इंडिया इंटरमीडिएट ब्रॉट 200 लाख टेनेंट इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। तो इससे क्या हुआ कि 200, ये फिगर आपके एमसीक्यू में आएगी, कितने टेनेंट, 200 लाख टेनेंट। ये टेनेंट मतलब होता है, टेनेंट होता है जो अपने खेत में ही, वो किराएदार कह सकते हो। तो ये डायरेक्टली टेनेंट क्या बन गए, लैंड ओनर बन गए, और 200 लाख टेनेंट डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए गवर्नमेंट के, सीधा गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। बीच का जो इंटरमीडिएट था जमींदार, वो सिस्टम वो खत्म हो गया। इनको क्या मिल गई, ओनरशिप मिल गई। ये सारे पॉइंट्स बुक में मार्क्ड है। इनको क्या मिल गई, ओनरशिप मिल गई, और अपने खेत के मालिक बन गए। तो इसमें हुआ क्या, दो बातें हुई, एक कुछ तो अच्छी बातें हो गई, कुछ बेकार बातें हुई। तो इसकी लिमिटेशंस, अच्छा इसके पॉइंट्स जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए कि ओनरशिप बन गया, 200 लाख ये बन गए, टेनेंट का राइट मिल गया, ये सारा बुक में पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो आप लोग वहां से, जब मैं नोट्स भेजूंगा वहां से स्टडी कर लेना। लेकिन अब क्या करना है, इसकी लिमिटेशंस भी दी हुई है इसी की पॉइंट के अंदर। अभी यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स है बुक के अंदर, आप लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद है लिमिटेशंस, कि इंटरमीडिएरी और जमींदार को हटाने से हमारे जो एग्रीकल्चर का नुकसान कुछ थोड़ा सा हो गया, जो बहुत बड़ा नुकसान नहीं था लेकिन हुआ। In some areas, former zamindar continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. अब कानून पास हो गया कि जमींदारी सिस्टम तो खत्म है और जमींदार भी खत्म है, ये तो कानून हो गया। लेकिन जमींदार कौन थे, बहुत अमीर लोग होते, लोगों से पैसा ले लेके ब्याज खा के बहुत अमीर लोग बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो इंडिया, अभी 2020 में भी इंडिया को कानून को तोड़ने के 10 तरीके निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो तो 1950 था। तो क्या उसमें जो बड़े पैसे वाले लोगों ने कानून को तोड़ के और अपने नाम जमीनें कराने के लिए रास्ते निकाल लिए, लॉ को कैसे तोड़ के और खेतों पे अपना हक जताने के लिए उन्होंने रास्ते निकाल लिए। किसी को रिश्वत खिला दी, जब पुलिस वाला चेक करने आया या कानून का कोई बंदा, गवर्नमेंट का बंदा, उसको पैसे खिला दिए। तो मतलब गवर्नमेंट की नजरों में ये सिस्टम खत्म था, जमींदारी सिस्टम। लेकिन ऑन ग्राउंड ये खत्म नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड ये क्या हुआ, कंटिन्यू होता गया। तो गवर्नमेंट कह दिया कि हमने तो जमींदारी खत्म कर दी, लेकिन ऑन ग्राउंड जमींदारी चलती रही। गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकते रहे, क्योंकि इनके पास पैसा था, ये लोगों को करप्शन के थ्रू खरीद लेते थे। इन सम केसेस टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटेड। कई जगह पे क्या हुआ, टेनेंट्स को एविक्टेड मतलब उनको भगा दिया गया, उनको फोर्स किया कि तुम भागो यहाँ से, उनको मार के, झगड़ा करके, लड़ाई करके उनको हटा दिया खेत से। और जमींदार ने बोला कि इस खेत का मालिक मैं हूं, मैं ही इस पे काम करता हूं। जमींदार क्या बन गया उस टाइम, कल्टीवेटर मतलब जो खेतों में काम करता है। तो गवर्नमेंट ने तो ये कहा था ना कि जो अपने खेत में काम करेगा वही खेत का मालिक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट तो इसका भला चाहती थी कि खेत पे तो ये काम करता था, अगर ये काम करेगा तो ये मालिक है। लेकिन जमींदार ने क्या कर दिया, इसको भगा दिया और खुद एज अ कल्टीवेटर बन गया। इसने आज तक खेत में पैर भी नहीं रखा था कि काम इसने
जो खेतों के औजार होते कुछ भी इसने उठा के आज तक हल वगैरह कुछ भी नहीं देखा था। उस टाइम ये क्या बोल गया, गवर्नमेंट की नजर में जमींदार नहीं था, गवर्नमेंट की नजर में कल्टीवेटर बन गया थोड़े दिन के लिए। गवर्नमेंट के बंदे आए चेक करने के, हाँ जी बाबूजी हम तो मजदूरी करते हैं, हम तो खेती करते हैं, और असली जो खेती करते हैं उसको भगा दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक दी, ये इसको कल्टीवेटर समझ के इसको क्या बना दिया, ओनर। तो बेचारा जिसका खेत था वो टेनेंट बन के, तो उसके हाथ से खेत भी चला गया, खेती भी चली गई। तो उस पहले वो थोड़ी बहुत रोटी खाने लायक तो अपने लिए खेती कर रहा था, अब तो ये उससे भी गया, क्योंकि सारी खेती इसके पास आ गई, ओनर ये बन गया जमींदार। तो मतलब कानून सही बना था, अबोलिशन लैंड रिफॉर्म मतलब लॉस थे ये कानून सही बने थे, लेकिन लोगों ने, जमींदारों ने अपने दिमाग से, अपने पैसे के बल पे इसका मिसयूज कर दिया। Even after getting the ownership of land, the poorest of agricultural laborers did not benefit them from land reform. चलो ये तो जमींदारों ने हेराफेरी की, मान लो किसी जगह जमींदार ने हेराफेरी नहीं कर पाए, या रियल में टेनेंट को ओनरशिप मिल गई, लेकिन जमींदारों को पैसा दे दे के बेचारा इतना गरीब हो चुका था कि इसके पास फर्टिलाइजर, बीज, मशीनें और हल जोतने के जो सामान होता है वो खरीदने के पैसे ही नहीं थे। ये लैंड का मालिक तो बन गया, लेकिन लैंड चलाने, ओनरशिप तो मिल गई इसको, लेकिन हल जोतने के लिए और फसल पैदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ इसको इसके लैंड का हक तो दे दिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको संभालना, उसको उस पर उपज पैदा करना, वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो इसके पास पैसे नहीं थे, और कई जगह पे इसके पास था और कई जगह जमींदारों ने अपने हक में कर लिया। तो ये पहला पॉइंट था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर था लैंड सीलिंग। आप लोगों ने 11th में लास्ट चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको, प्राइस सीलिंग। ठीक है जी। तो प्राइस सीलिंग में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस सीलिंग में हमने ये दो बातें पढ़ी थी कि जब भी कोई चीज बाजार में महंगी है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको प्राइस को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, ताकि लोग आराम से खरीद सके। ये पढ़ा था, अगर प्राइस है 10 रुपए तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देगी और वो चीज बिकेगी 3 रुपए में। क्यों, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये सीलिंग का मतलब डायरेक्टली किससे पड़ता है, रिड्यूस से। ये था प्राइस सीलिंग, मतलब प्राइस रिड्यूस हो रहा है। लैंड सीलिंग मतलब लैंड रिड्यूस हो रहा है। अब लैंड रिड्यूस क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक लिमिट रख दी, गवर्नमेंट ने बोला एक लिमिट फिक्स हो गई, लिमिट फिक्स हो गई कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड, एक फिक्स लिमिट कर दी कि गवर्नमेंट की आपके पास इतना लैंड हो सकता है, इससे ज्यादा आपके पास लैंड है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो आप इससे ऊपर मान लो 100 एकड़ रख लिया, 200 एकड़ रख लिया, जितना भी रखना था, कि आप इससे ऊपर लैंड किसी बंदे के पास नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास इतना ज्यादा लैंड है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, और जिसके पास लैंड नहीं है उसको देगी। मतलब कि अगर मेरे पास इतना सारा लैंड है और गवर्नमेंट की लिमिट है इतनी, तो इतना लैंड तो मेरे पास रहेगा, और जो बाकी का लैंड है ना, ये गवर्नमेंट मेरे से ले लेगी, और लेके कहां देगी, जिसके पास नो लैंड है, जिसके पास लैंड नहीं है उसमें बांट देगी। तो गवर्नमेंट की इसमें मंशा ये थी कि यार जमींदारों ने ना बहुत साल तक जमींदारों ने लोगों को लूटा है और लोगों के लैंड को हड़प लिया है। अब गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके पास, जमींदारों के पास बहुत ज्यादा लैंड इकट्ठे हो गए, तो उनसे कुछ हिस्सा लैंड का ले लिया जाए, उनसे कुछ हिस्सा लैंड का ले लिया, और जिन लोगों से उन्होंने लूटे थे लैंड, उनको बेचारों को दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट की मंशा तो सही थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल सही थी कि हर बंदे के पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड रहनी चाहिए, लेकिन जमींदारों ने यहां भी हेराफेरी करी, यहां भी फायदा उठाया। कैसे, पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, फ्यू हैंड्स हो गया, लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी। गवर्नमेंट कह रही थी कि इक्विटी हो गई, इक्विटी मतलब आप लोग पढ़ चुके, इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट की मंशा थी इसमें कि सबको बराबर से लैंड मिल जाएगा, सब लोग अपनी खेती करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे ना, जिनके बहुत पैसा था, वो तो चले गए कोर्ट। इस लॉ के खिलाफ उन्होंने PIL फाइल कर दी, केस फाइल कर दिया कि हम इस लॉ से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि हमने तो किसी का हक नहीं मारा,
हमने जो पैसा दिया था, हमने बदले में ब्याज नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला, हमने उनसे जमीन ले ली, क्योंकि उस बंदे ने जमीन गिरवी रखवाई थी। जो कि जब भी किसान कोई कर्जा लेता है अपनी जमीन गिरवी रखता है। अगर आप मान लो आज मेरे पास जमीन है, मैंने जमीन गिरवी रखी और कर्जा लिया, अगर मैं कर्जा नहीं चुका पाया तो मेरी जमीन जिससे मैंने गिरवी ली थी उसके पास चली जाएगी। तो कह रहा मैंने क्या किया, अगर आप ऐसे ये कहता कोर्ट में कि मैंने पैसा भी दिया उसके बदले जमीन ली, अगर कोर्ट मेरी जमीन वापस लेती है तो मेरे को पैसा दिलवाए मेरा वापस। तो ये कहता है मैंने तो पैसा भी किया, मेरी तो जमीन भी गई, तुम तो मेरा डबल नुकसान करा रहे हो। तो इससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। थोड़ा सा इन्होंने और हेराफेरी करी। क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतना, इससे ऊपर इतना इतना लैंड सबको आपस में बटेगा। अब एक लैंडलॉर्ड के पास अगर इतना लैंड है, उसको रखने का हक सिर्फ इतना है, वो क्या करता है अपने रिलेटिव्स के नाम कराया था लैंड। किसके नाम? रिलेटिव्स के। ये उसके पास रख लिया, ये अपने भाई के नाम करा लिया, ये अपने भांजे के नाम करा लिया, अपने मामे के नाम करा लिया। रहा तो फैमिली के अंदर ही ना, अपने फैमिली में बांट दिया उसको। जब गवर्नमेंट देखने आई, हाँ तेरे पास कितना लैंड है? सर मेरे पास तो इतना ही है, बाकी तो मेरे भाई के नाम है। उसके भाई के बाद तेरे पास कितना है? सर मेरे पास तो इतना ही है, बाकी तो मामे के नाम पे। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट की नजरों में मतलब कि उन्होंने लॉ से हेराफेरी करके, चालाकी करके अपने ही लैंड को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, और जितनी लिमिट थी उतना लैंड अपने पास रखा, बाकी आपस में आपस में बांट लिया। और गरीब जो टेनेंट था, जो गरीब किसान था, उस तक लैंड नहीं पहुंचाया। तो ये गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज थी कि जिसने वो किया। इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स तो ये हुए कि जो गवर्नमेंट की मंशा थी, और ये 2 पॉइंट्स ये हुए जो लैंडलॉर्ड्स ने एक तो कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मेरा तो डबल नुकसान हो गया, मेरा तो पैसा भी गया, मेरा तो खेत भी तुम ले लोगे, और एक रिलेटिव्स में बांट दिया ताकि गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकी जा सके। तो इसके बाद आता है जी आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन। ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 ही पॉइंट थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में शुरू कर देते हैं आज ही।